हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वेब में, जहां पर आप सीखते हैं अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब कुछ। आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 11वीं अकाउंटेंसी का चैप्टर 10, जिसका नाम है मूल्यह्रास। अगर आप कक्षा 11वीं में हैं और आपने कॉमर्स लिया है तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सीखिए मूल्यह्रास बेसिक से, थ्योरी साथ साथ अकाउंटेंसी दोनों पढ़ेंगे। ठीक, तो आज है पहला टॉपिक, आज है पहला वीडियो इस चैप्टर का। इसमें जितना हो सके हम कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए और विस्तार से समझिए। मूल्यह्रास चैप्टर का नाम है। मूल्य और ह्रास दो अलग अलग चीजें होती हैं। मूल्य का अर्थ आप सबको पता होगा, पैसा, रुपया, रोकड़ा, मनी, कुछ भी। ह्रास का मतलब क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। ह्रास का मतलब होता है कमी, घटाव, कटौती। ठीक है, तो ह्रास का मतलब समझ गए, कटौती या कमी। अब मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होगी? तो मूल्यह्रास की परिभाषा होगी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने के कारण और अन्य कारणों से उसके मूल्य में जो कमी आई उसी को कहेंगे मूल्यह्रास। क्या कहेंगे? मूल्यह्रास। अब देखिए, एक छोटा सा परिभाषा दिया मैंने, पर उससे वो डिफाइंड नहीं होता। आपको एग्जांपल समझनी होंगी जो मैं अपने मन से दूंगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। मूल्यह्रास एक्चुअल में होता क्या है? तो जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो लगातार उपयोग करने के कारण उसके कार्य क्षमता में कुछ कमी आ जाता है। ठीक है, उसमें कुछ खराबी आ जाता है। यही खराबी, यही कमी मूल्यह्रास कहलाती है। क्योंकि अगर आप उसको उपयोग करने के बाद बेचेंगे, सपोज आपने 10 लाख का कोई फोन लिया, अब उसको बेचना चाहते हैं 1 साल चलाने के बाद, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप, कमी या कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। फोन गिरा होगा तो क्रैक हो सकता है, तो ये कुछ भी कमी जिसके कारण उसका मूल्य गिर जाता है। तो 10 लाख के सामान को अगर आप 10 लाख में नहीं बेच सकते, अब आप बेच रहे हो उसको 5 लाख या 8 लाख में, इसका मतलब उसका मूल्य कम हो गया। जितना लाख कम हुआ वो कमी ही मूल्यह्रास है। ठीक है, ऐसी कोई सी भी मशीन आप जिसको खरीदते हैं, उपयोग करने के बाद उसमें कमी आता है। पंखा शुरू में बहुत स्पीड चलता है, पर कुछ सालों बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है। कूलर भी शुरू में बहुत स्पीड होता है, पर कुछ सालों बाद उसकी भी स्पीड में काफ़ी कमी आ जाती है। हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसका हम उपयोग करते हैं, उसके क्षमता में बहुत कमी आती है, जिसके बाद हमें वो उपयोगहीन लगने लगता है। हमें कोई दूसरी उसकी अच्छी अपडेट वाली चीज़ें चाहिए, हम नए खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो वो कम मूल्य पे जाता है। तो लगातार प्रयोग करने के बाद उसके मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आई, उसकी क्षमता में जो धीरे धीरे कमी आई, यही कमी क्या है? मूल्यह्रास है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यह ह्रास क्या सिर्फ उपयोग करने पर आता है? नहीं, मूल्य में जो कमी है वो सिर्फ उपयोग करने के कारण नहीं आता, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। कुछ एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि कई बार क्या होता है, मौसम किसी चीज के मूल्य को गिराने में बहुत सहायक होता है। सिर्फ मूल्य ही गिराना क्या, वो उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है। जैसे आइसक्रीम को समझिए। किसको? आइसक्रीम को। बहुत सारी गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, बहुत तेज गर्मी है, तब आइसक्रीम का बहुत महत्व है। परंतु बारिश हो जाए, 1 महीने तक घना घोर बारिश हो जाए, हम घर ही से नहीं निकलेंगे, तो आइसक्रीम तो दूर की बात है। तो एक मौसम ने, ठीक है, ये बाह्य वातावरण है, उस व्यवसाय को बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आ गई। ठीक है, वो बिक ही नहीं पाया। अब मान लो किसी को बेचना होगा, उसके प्रोडक्ट वरना खराब हो सकते हैं, तो वो कम से कम मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, जो लोग सब्जी बेचते हैं, प्रतिदिन उनको पता है 1 से 2 दिन बाद सब्जी खराब होना है। कोई सब्जी तो 24 घंटे में खराब हो जाता है। तो लास्ट में अगर 7-8 बज चुके हैं रात को और अभी तक नहीं बिका है, तो 8 बजे के बाद अगर वो 20 रुपये में बेचता था तो 10 रुपये में बेच के भागेगा, क्योंकि उसको अपना सामान खराब नहीं करना है। तो समय भी एक ऐसा तत्व है जो मूल्य में कमी ला देता है। आई बात समझ में? दूसरे पक्षकार क्या हुए? अब देखिए, कॉम्पिटिटर। हमारे आज के युग में इतने सारे प्रतिद्वंदी हैं जिनके कारण आपके मूल्य में कमी हो जाता है। जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए बातों को। आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, ऐसी बहुत सारी कंपनी थी। ठीक है, जिनके कॉल दर, नेट दर, एसएमएस दर सब अलग अलग थे। ठीक है, जियो ने क्या किया, एंट्री मारी, फ्री में सिम दिया। अब सब लोग उसको खरीदने लगे। जब उसका रिचार्ज प्लान आया तो मात्र 250-300 का आया, जिसमें आपको 2 से 3 महीने तक का अनलिमिटेड कॉलिंग, मैसेज, नेट पर डे 1.5 GB 2 GB मिलते जा रहा था। तो सबके सब हम कन्वर्ट हो गए जियो में। उसके रिचार्ज प्लान बहुत सिंपल थे। उस 150 से 200 रुपये में आपको कॉलिंग भी फ्री था, एसएमएस भी फ्री था, नेट भी बढ़िया मिल रहा था। बल्कि हम पहले क्या करते थे, 100 रुपये का टॉक टाइम अलग करते थे, उस पर ज़्यादा बात हो सके इसलिए एक और रिचार्ज करवाते थे, ताकि ज़्यादा समय तक बात करें, पैसे कम कटें। उसके बाद एसएमएस का अलग डलवाते थे, नेट का अलग डलवाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा नुकसान होता था। लेकिन जियो ने सबकी वाट लगा दी, 300 रुपये में फ्री में दे करके अब इनको भी कम करना पड़ा। तो देखिए, एयरटेल ने कुछ भी नहीं किया था, अपना काम अच्छे से चला रहा था, लेकिन उसके मूल्य में कमी आई इसके कारण। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से करते रहें। ये जो प्रतिद्वंदी है इनके कारण भी, बाहरी पक्षकार है, इनके कारण भी मूल्य में कमी आता है। तो कमी को आप समझ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके कारण वीडियो
रामायण में बदल जाएगा, जिसको हमें नहीं बदलना है, तो हमें शॉर्ट में खत्म करना है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, अब देखिए उत्पत्ति के कारण मूल्यह्रास उत्पन्न कैसे होता है। पहला, निरंतर उपयोग करेंगे, है ना, बार बार उपयोग करेंगे, मतलब लगातार उपयोग चलते रहता है तो उसकी क्षमता कम होगी, उसमें कुछ खराबी आएगी, खराबी आएगा मतलब मूल्य में कमी हो गया, अब बेचेंगे तो कम में बिकेगा, ये हो गया निरंतर प्रयोग। अगला है अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब ये होता है मार्केट में नई वस्तु आने से पुरानी वस्तु का चलन खराब हो जाता है। जैसे 4G जब भारत में आया तो 3G फोन, 3G सिम गला कट गया, उनका समाप्त हो गया वो, तो हुआ ना। नई चीजें आने के कारण पुरानी चीजों का मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अप्रचलन। समझ में आया बात? समय व्यतीत होने के कारण कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका समय व्यतीत होते रहता है और समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में कमी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी जब नया फोन बनाती है, अब तक उसको किसी ने उपयोग भी नहीं किया, मतलब कमी कब आया, जब आपने निरंतर उपयोग किया। मान लीजिए कंपनी फोन शोरूम में ही है, उसका उपयोग भी नहीं हुआ, लेकिन उस फोन को बने 1 से 2 साल हो गए, और उस 1 से 2 साल बाद वही कंपनी के और अच्छे अच्छे फोन आएंगे उसी मूल्य पर, तो अब उसका मूल्य कम, उसको कौन खरीदेगा। मान लीजिए 10,000 का फोन 4G था, 10,000 में 5G भी आ गया जो कि उससे बेटर है, तो कौन खरीदेगा 4G को, तो वो रखे रखे मूल्य कम हो गया, तो अब उसको बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस 10 के फोन को 8 या 7 में बेचना पड़ेगा, तो शायद बिक जाए। तो आपने समझा, समय व्यतीत होता है तो मूल्य में कमी आता है। अगला क्या है, मूल पदार्थों की समाप्ति। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के कारण बनती है, ठीक है, अब उस पदार्थ को अगर समाप्त किया जा रहा है या वो पदार्थ समाप्त होने वाला है, इसलिए भी उसके मूल्य में कमी आ जाता है। ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बिन पेट्रोल गाड़ी, बिन पेट्रोल गाड़ी, बिना रेजर के हमारी शेविंग मशीन, मतलब वो डंडा, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मूल चीज़ों की कमी हो जाती है। तो मान लीजिए भविष्य में पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, तो वो जो 50, 60, 1 लाख 2 लाख की गाड़ी बिकती है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर वो बेचना भी चाहेगा कम में तो वो कम करके बेचेगा क्योंकि उसको बेचना है, लेकिन आप कैसे खरीदेंगे, मतलब क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी गाड़ी निकलेंगी जो बिना पेट्रोल के चले, तो उनको वो लोग बढ़ा कर बेच सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं, परंतु वो गाड़ी का क्या होगा, उसके मूल्य में कमी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, समझ में आया, मूल पदार्थों की समाप्ति। दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटना कैसे होती है, एक्सीडेंट नहीं है दुर्घटना, दुर्घटना का मतलब है अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाना, मशीन का शॉर्ट सर्किट हो जाना, चूहों का तारों को काट देना, ठीक है, मशीन के ऊपर कुछ गिर जाना, भवन में आग लग जाना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, तब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। खराब हो गया मतलब मूल्य में कमी हो गया, सिंपल सी बात। अगला क्या है, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। अब बाजार मूल्य क्या है, देखिए कोई चीज़ें मार्केट में एक पर्टिकुलर रेट पर बिकता है, जिसको बेचने वाले 4-5 लोग आपस में बंधे होते हैं। अब अचानक मार्केट में उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आ गई ऑटोमेटिकली किसी भी कारण से। जैसे कि समझ लीजिए टमाटर की उत्पादन जब कम होती है तो बाजार में टमाटर बहुत कम आता है, तो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा रहता है। परंतु मान लीजिए प्रतिदिन सिर्फ 1 ट्रक टमाटर आते हैं और काफ़ी महंगा रेट रहता है, किसी दिन 10 ट्रक आ गए, तो जो सिर्फ 10 किलो बेचता था वो 100 किलो ले लेगा। अब इतना सारा ले लेगा तो क्या करेगा, कम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि रखे रखे तो उसका खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए जो टमाटर पहले 100 रुपये में मिलता था अब वो 10 रुपये में मिलेगा। तो समझ में आया, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट आती है मौसम के कारण, उत्पादन के कारण, अन्य पक्षकार के कारण। अगला है कानूनी अधिकारों की समाप्ति। कानूनी अधिकार की समाप्ति का मतलब आप समझ सकते हैं, मेडिकल में जो दवाई बिकती है उसका एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट रहता है, उसका एक्सपायरी डेट समाप्त हो गया तो उसका वो 1 रुपये का भी नहीं है, कचरा है वो। तो कानूनी अधिकारों की समाप्ति, हर काम करने वाले को, हर कंपनी को, हर प्रोडक्ट को एक अधिकार मिला है, ठीक है, कि इतने समय तक आप काम करेंगे। जैसे गाड़ी लेते हैं तो उसमें 5 साल की वारंटी दी जाती है, उसके बाद गाड़ी को कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कानूनी अधिकार किसी काम को अगर कानून ने अधिकार दिया है कि तुम 5 साल तक कर सकते हो, अब 5 साल तक ही करोगे, अगर उसकी अधिकार समाप्त हो गई तो वो काम नहीं कर सकता। जैसे कि आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड जनरली 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए होता है। 2022 में किसी का खत्म होना है तो 2022 जैसे ही आएगा अब उसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा, वो उसमें लेन देन नहीं कर पाएगा, उसको नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आया कानूनी अधिकारों की समाप्ति। ये था भाई पूरा आज का बेसिक। अब इसमें बहुत कुछ बचा है, आपको अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको इसमें ह्रास निकालना सीखना है। अब ह्रास निकालने की 2 पद्धति होती है, एक घटती किस पद्धति, एक स्थायी किस पद्धति। तो ध्यान दीजिए हम उसको भी कवर करते हैं। मूल्यह्रास में आप सीखेंगे 2 तरह की पद्धति, एक का नाम है घटती जिसको ह्रासमान भी कहते हैं, जिसको क्रमागत भी कहते हैं, बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं स्थायी किस पद्धति। क्या कहते हैं, स्थायी किस पद्धति या सीधी रेखा पद्धति।
बहुत सारे हैं। अब नाम मतलब नाम बहुत सारे हैं पर पद्धति सिर्फ 2 है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, घटते की इस पद्धति में हर साल प्रारंभिक शेष पर ह्रास निकाला जाता है। प्रारंभिक शेष पर यहां पर ह्रास जो एक बार निकल जाए वही रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को मैंने 10,000 दिया, आप ब्याज में 2 तरह से ले सकता हूं, एक घटते और एक स्थायी अनुसार। तो स्थायी अनुसार लूंगा तो क्या होगा, मैं बोलूंगा तुम्हें 10% देना है हर महीने, नहीं साल में ले लीजिए, ठीक है, वो हर साल करके चुकाएगा। तो हर एक साल में उसको 10,000 का 10% मतलब 1,000 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1,000। दूसरे साल भी कितना देगा? वो 1,000। तीसरे साल भी कितना देगा? वो 1,000 ही देगा। परंतु घटती में क्या होता है, 10% तो देगा, तो पहले साल 10% मतलब 1,000, लेकिन उस 10,000 में 1,000 देने के बाद अगले साल घट गया पैसा तो कितना हो गया? 9,000 हो गया। 9,000 का 10% कितना होगा? अब ये 900 हो जाएगा। अब इसको भी घटाएंगे तो अब वो हो जाएगा 8,100। अब उसका 10% कितना होगा? तो 810 होगा। तो आपने देखा 3 ह्रास, पहले 1,000 फिर 900 फिर 800, घटते गया, कमी होते गया, पर यहाँ अभी तक 1,000 है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों का। तो यहाँ पर ह्रास के मूल्य में कमी होती है इसलिए इसको घटती बोलते हैं, यहाँ पर ह्रास वही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सेम रहता है, इसलिए इसको सीधी रेखा पद्धति या साइकिस पद्धति बोलते हैं। तो इतना अंतर समझ में आया। तो थ्योरी का थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के बाद अब आपको बनाना है इसका क्रियात्मक प्रश्न, ठीक है। वो क्या होता है देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको निकालना है वार्षिक ह्रास। क्या सीखना है? वार्षिक ह्रास। वार्षिक ह्रास का एक फार्मूला है, संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशेष मूल्य बटे जीवन काल। अब देखिए, ये पल्ले ना पड़ा हो तो मैं आपको बताता हूं, किसी संपत्ति को खरीदते हैं, कोई भी यंत्र मशीन, तो उसको स्थापित करने में कुछ व्यय होते हैं। जैसे कि अगर आपने एक गद्दा लिया जिसका वजन 100 किलो से ऊपर है, तो जहां से आप खरीदेंगे वहां से अपने घर तक लाएंगे तो आपको ऑटो या रिक्शा कुछ भी चाहिए, तो उसको घर तक लाएंगे तो उसको ऑटो का खर्च देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने उस गद्दे को 10,000 में खरीदा, 500 रुपये ऑटो वाले ले लिया या 1,000 रुपये ले लिया, तो उसका फिर लागत कितना हो गया? 11,000 बोलेंगे आप, क्योंकि 10 वहाँ दिया था, किधर दे दिया, तो कुल 11,000 का लागत हुआ ना, सिंपल। तो जिस संपत्ति को खरीदेंगे उसकी एक लागत रहेगी, उसको आप यहाँ लिखेंगे, स्थापना में जितने रुपये का भी होगा उसको जोड़ेंगे, और अवशेष मूल्य क्या होता है? अवशेष मूल्य उसका एक कमी होता है, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट का एक हम समय लगाते हैं, अनुमानित समय, कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो हम अनुमानित लगाते हैं कि 5 साल 10 साल चलेगा, उसके बाद उसको विक्रय करने पर कितना रुपए मिलेगा, वो वैल्यू ही अवशेष मूल्य कहलाती है, ठीक है। तो अवशेष मूल्य को घटाएंगे, जीवन काल को भाग देंगे, जीवन काल 5 साल 10 साल जितने साल चलेगा उसको। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक प्रश्न लिखा, ए ने 15,000 रुपए में एक यंत्र खरीदा जिसकी स्थापना पर उसको 5,000 रुपए का व्यय करना पड़ा। तो 15,000 में खरीद कर 5,000 रुपए व्यय किया उसने, स्थायी व्यय मतलब स्थापना व्यय, जिसका अवशेष मूल्य 3,000 रुपए है और इसका जीवन काल 10 वर्ष है। तो वार्षिक ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। वार्षिक ह्रास निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल। क्या कीजिए, आप हल करके लिखिए कि आपको निकालना है वार्षिक ह्रास, ठीक है भाई, ओके। आपको लिखना है संपत्ति की लागत, तो संपत्ति की लागत प्लस लिखना है आपको स्थापना व्यय, फिर क्या लिखना है आपको? माइनस अवशेष या अवशिष्ट मूल्य, ठीक है, अवशेष या अवशिष्ट मूल्य दोनों दिया रहता है, बटे आपको लिख देना है जीवन काल। क्या लिखेंगे भाई? जीवन काल, ठीक। चलिए अब डिवाइड करते हैं, और मतलब लिखते हैं राशि। तो संपत्ति की लागत जो है वो 15,000 है, तो हमने लिखा 15,000। स्थापना व्यय कितना है? 5,000 है, तो हमने लिखा 5,000। जीवन अवशेष मूल्य कितना है? 3,000 रुपये, तो हमने लिखा 3,000। अब इसका जीवन काल कितना है भाई? 10 वर्ष है, तो हमने लिखा बट्टे में 10। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, पहले स्थापना व्यय और उसको जोड़िए, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल लागत अब उसकी कितनी होगी। तो फिर ये हो गया 20,000 का, 15 में खरीद के 5,000 रुपये को उस पर खर्च किया, मतलब वो 20,000 का हो गया, ठीक। उसमें से फिर 3,000 घटाना है और इस 10 से डिवाइड करना है। तो 20,000 में 3,000 जाएगा तो ये हो जाएगा 17,000। 17,000 को अगर 10 में डिवाइड करूंगा जीवन काल से, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1700 बचा। अतः आप कहेंगे हर साल इसका वार्षिक ह्रास कितना रहेगा? 1,700 रुपये रहेगा। कितना रहेगा? 1,700 रुपये। अब क्या हर प्रश्न ऐसे होंगे? नहीं, कुछ प्रश्नों में आपको जीवन काल नहीं दिया जाएगा, तो आपको क्या दिया जाएगा? तो जब जीवन काल ना दिया जाए तब आपको दर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दर, ठीक है। देखिए प्रश्न यही रहेगा कि संपत्ति की जो लागत है वो मान लीजिए 15,000 ही रहेगी। कितना रहेगा? 15,000 ही रहेगा, ठीक है। स्थापना व्यय भी 5,000 रहेगा, ठीक है। अवशेष मूल्य भी वो भी रहेगा 3,000 रुपये, लेकिन यहां पर आपको दर दिया जाएगा, वार्षिक दर, ठीक है। 10% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर, जो भी हो। चलिए मैंने 10% लिखा, तो फॉर्मूला यही रहेगा। क्या करना है आपको? लिखना है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, कि संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशेष मूल्य। हाँ, अब इसमें दर शामिल हो रहा है तो गुणित दर बटे 100, सिंपल, ओके।
अब आपको लिखना है 15,000 रुपये का लागत है, 5,000 रुपये का स्थापना व्यय है और 3,000 रुपये का अवशेष मूल्य है, जिसको आपको माइनस करना है गुणित 10/100। ये करना है। अब पहले इनको जोड़ेंगे तो 15 और 5 20,000 होगा। 20,000 में आपको 3,000 रुपये घटाना है, फिर ये 10/100 का काम करना है, तो ये भाई घट जाएगा तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 का 10/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कटा 1700 ही आया। ठीक, तो दोनों सीख गए। तो या तो आपको जीवन काल देगा या तो दर देगा। अब दर दे चाहे जीवन काल दे, वार्षिक राशि निकालना बहुत आसान है। आई होप आपसे ये बन जाएगा। अब आपको इसके क्रियात्मक प्रश्न बना करके देखना है, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न मैं बनाता हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम बनाते हैं क्रियात्मक प्रश्न। पहला, बुक होगा तो आप बुक निकाल करके बैठिए, तब आपको आसानी होगा। मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हैं। तो लिखना कैसे, देखिए पूरा प्रश्न तो नहीं लिखेंगे कॉपी में, तो आपको शॉर्ट में लिखना है क्या क्या दिया है, और इस दिया है को आपको हेडिंग डालना है कार्यविधि या वर्किंग नोट, ठीक है। अब क्या दिया है तो देखिए, मैं लिखूंगा संपत्ति की लागत जो कि है 1 लाख रुपए, तो मैं लिखूंगा संपत्ति की लागत जो कि है 1 लाख रुपए। ये भाई मैंने लिख लिया। अब मैं लिखूंगा जो लाइन से दिया है उसका जीवन काल दिया है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा जीवन काल जो कि है 20 वर्ष, तो मैंने लिख लिया 20 और वर्ष। अब मैं देखूंगा क्या है, तो अब है अवशिष्ट मूल्य, ठीक है। मैंने बोला था अवशिष्ट देगा या अवशेष देगा, ठीक है, अवशिष्ट मूल्य, ठीक है भाई। कितना है वो 20,000 रुपये, तो हमने लिख लिया 20,000 रुपये। और क्या है, कुछ नहीं है। वार्षिक राशि की गणना कीजिए जबकि ह्रास गणना स्थायी प्रभाग पद्धति से किया जाता हो, ठीक है। चलिए ये पद्धति है स्थायी प्रभाग की। आपको फिर से लिखना है, आपको वार्षिक ह्रास निकालना है, तो वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में देख रहे होंगे, तो उनको आपको कहना है एनुअल डिप्रिसिएशन। संपत्ति की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ असेस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेस्ट। अवशिष्ट मूल्य को आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे अवशिष्ट मूल्य को बटे जीवन काल। ठीक, अब हाँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी आपको ना समझ में आए पर राशि तो आपका वही है ना, 1 लाख रुपए, 20 और 20,000 रुपये। तो इनको देख करके समझिए कि मैं क्या क्या जमा रहा हूँ, वही चीज़ को आपको अपने सूत्र में जमाना है, ठीक। एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में दिया होगा, उसको देख के समझ सकते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, तो संपत्ति की लागत है 1 लाख रुपये, मैंने लिख लिया 1 लाख रुपये। अवशेष मूल्य कितना है 20,000 रुपये, मैंने लिख लिया 20,000 रुपये। जीवन काल कितना है 20 वर्ष है, तो मैंने लिखा 20। 1 लाख में 20,000 घटाओ तो आएगा 80,000, ठीक। 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। आपका वार्षिक ह्रास कितना निकला, 4,000 निकला। आंसर की पुष्टि कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं लास्ट बना देता हूँ चौथा। ये तो आपका पहला था, अब मैं चौथा बना देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको बनाना है, ठीक। बाकी इसके मैं प्रश्न तो भी लाइन से बनाऊंगा, पर अभी मैं चाहता हूँ कि बस इस एक वीडियो को देखने के बाद आप कुछ तो प्रश्न बना पाए, ठीक है। अगला देखिए, मशीन की लागत है 1,60,000 रुपये। इस पर 10% की दर से स्थायी की पद्धति के अनुसार ह्रास लगाया जाता है। देखिए मशीन की लागत दे दी है 1,60,000 रुपये, दर दिया है 10%। अब सिर्फ ह्रास निकालना है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, लागत मूल्य गुणित दर बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 16,000 रुपये आया, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा 16,000, ठीक। आई होप आपको कुछ थ्योरी के नियम और ये क्वेश्चन समझ करके अब आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चल गया कि क्या होता है मूल्य ह्रास। अब आपसे प्रश्न बन जाएगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैं समझ में आ गया और हमसे प्रश्न बनते जा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको इसके सभी प्रश्नों को हल करके स्टेप बाय मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा। तो उस वीडियो को टाइम पर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।